दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का अध्याय 6 हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको पिछली वीडियो में इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कवर करा चुका हूं। तो आप क्या है क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पर जाके आप क्या क्रम से अध्याय 1 से लेकर अध्याय 5 तक के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं। ओके, तैयारी जीत की अब की बार 95% पार के उद्देश्य हम क्या है लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं इस चैप्टर की अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर। ओके, तो सबसे पहले हमारा डीडीटी के दो उपयोग लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। डीडीटी का उपयोग क्या होता है? कीटनाशक के रूप में हम करते हैं। कीटनाशक के रूप में हम मच्छरों के लिए करते हैं, खटमलों आदि को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। मेन क्या है डीडीटी आपके क्या है कीटनाशक है। ओके, नेक्स्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड के दो उपयोग लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का व्यापक रूप से आपका ड्राई क्लीनिंग विलायक के रूप में, साथ ही रेफ्रिजरेटर के रूप में और लावा लैंप का में उपयोग किया जाता है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड का। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपका क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिखिए। केवल क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीकरण अभिक्रिया आई थी एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में। 4 नंबर के क्वेश्चन में था। ओके, 4 नंबर के क्वेश्चन में क्या होता है 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन रख देते हैं तो 4 नंबर का बन जाता है। ओके, इस चैप्टर से आपका लॉन्ग वाला क्वेश्चन आपका मेन आना है। ओके, 2 नंबर की नॉर्मल आपके जो टॉपिक होते हैं 2 नंबर से क्वेश्चन बन जाता है। ओके, तो और क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए क्या उपाय है इसे लिखिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहा है। चलिए हम देख लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो जब भी हम क्या है क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है कि जब वायु में हम क्या है इसे खोला छोड़ते हैं तो ये क्या ऑक्सीकृत हो जाता है। वायु में जो ऑक्सीजन है उससे ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत होकर एक क्या बना लेता है विषैली गैस क्या है फाजीन बना लेता है। ओके, फाजीन बना लेता है। ये इसकी क्रिया विधि दी हुई है। इसकी क्या है अभिक्रिया है, ये आपकी दी है CHCl3। ये आपका है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला। ये ऑक्सीजन से क्रिया किया तो आपका क्या है फिर आपका क्या बन जाता है यहाँ फाजीन गैस आपकी बन जाती है और आपका HCl निकलता है। ओके, तो इस प्रकार से आपकी क्रिया दी हुई है, इसे आपको प्रैक्टिस कर लेना है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं कि आप क्वेश्चन इसे पूछे जा रहा है कि क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, कैसे बचाया जा सकता है कि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकृत होकर जो विषैला फाजीन गैस बनती है वो ना बने। तो इसके लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं? तो फाजीन अति विषैली गैस है, अतः निश्चेतक कार्यों के लिए काम आने वाले क्लोरोफॉर्म को फाजीन से मुक्त होना चाहिए। यानी कि क्लोरोफॉर्म का उपयोग किसमें किया जाता है? बेहोश करने के लिए किया जाता है। मैंने आपको क्या वस्तुनिष्ठ में समझाया भी था। ओके, तो इससे अगर हमें क्या है फाजीन गैस क्लोरोफॉर्म क्या है फाजीन गैस में ना कन्वर्ट हो पाए, ऑक्सीकृत ना हो पाए, इसके लिए हम क्या क्या करते हैं? तो क्लोरोफॉर्म के उक्त प्रकार से ऑक्सीकरण से रोकना आवश्यक है। इसलिए क्लोरोफॉर्म को एक नीले या हरे गहरे भूरे रंग की बोतल के मुंह तक भरकर रखा जाता है। मतलब इससे क्या है एक रंगीन बोतल पर रखा जाता है। गहरे भूरे रंग की बोतल होती है, नीले रंग की होती है और फुल इसे भर दिया जाता है। ओके, मतलब एयर टाइट इस बोतल में पूरा भर दिया जाता है। इसलिए ओके जिससे प्रकाश ना पहुंच सके और वायु के लिए स्थान भी ना बचे, एकदम इसे फुल भर दिया जाता है बोतल को ताकि वायु के लिए भी कोई स्थान ना बचे। साथ ही इसमें थोड़ा सा एथिल अल्कोहल भी मिला दिया जाता है। यदि अल्प मात्रा में फाजीन बन भी गई तो आप विषैली एथिल कार्बोनेट में बदल जा सके। साथ ही इसमें थोड़ा सा एथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है कि नाम मात्र अगर इसमें क्या है फाजीन गैस बन भी जाती है तो वो क्या है कन्वर्ट कर जाए, एथिल कार्बोनेट में बदल जाए। इस प्रकार से हमने देखा क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीकरण अभिक्रिया और क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकृत करण से बचाने के उपाय और ये इसकी क्या है अभिक्रिया भी दी हुई है। ओके, आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हमारे याद है द्वितीय प्रश्न उत्तर। ओके, मैंने से दोस्तों आपका हमेशा क्या है 4 नंबर का चैप्टर से आपका क्वेश्चन रहता है और ये पूरा चैप्टर इसमें आपकी अभिक्रियाएं। ओके, तो जितनी अभिक्रिया मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। ओके, तो अगर आप अभिक्रिया तैयार कर लेते हैं तो अभी यह 10 से 12 अभिक्रिया हैं, सभी तैयार कर लीजिएगा तो पेपर में एज इट इज 4 अभिक्रियाएं आपको आ जाती हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बन जाता है। हो सकता है 2 अभिक्रिया पूछ लिया तो 2-2 नंबर की आपकी अभिक्रिया हो सकती है। मतलब अभिक्रिया से क्वेश्चन आपका मेन बनता है। ओके, तो आपको अभिक्रिया से चैप्टर से तैयार कर लेंगे तो आपका ये चैप्टर में तैयार हो जाएगा। ओके, तो देख लेते हैं तो आपकी कौन कौन सी अभिक्रियाएं आती हैं। तो पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि क्या है 2 अभिक्रियाएं समझाइए और आपको 2 अभिक्रियाएं दी हुई है। मैं तो आपको एक साथ बता दे रहा हूँ कौन कौन सी अभिक्रिया है। जैसे आपको वुड्स अभिक्रिया है। एक तो दोस्तों आप एक अलग से पेज ले लीजिए और लिस्ट बना लीजिए। पहले तो अभिक्रिया आपको पता होनी चाहिए कि आपके सिलेबस में आपके कौन कौन सी आपको अभिक्रिया तैयार करनी है। पहले तो आपको अभिक्रिया ही पता होनी चाहिए, फिर उसको तैयार करने की बात आती है। बहुत सारे स्टूडेंट को तो अभिक्रिया ही नहीं पता होती कि चैप्टर की कौन कौन सी अभिक्रिया है। ओके, तो आपको क्या है एक पहली वुड्स आपकी अभिक्रिया है जो कि 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। सेंडमेयर अभिक्रिया है जो 19 में आ चुका है, 22 में आ चुका है, 23 में पूछी जा चुकी है। हुंस-डीकर अभिक्रिया 2022 में आ चुकी है। कार्बोलैमीन अभिक्रिया 2020 में पूछा जा सका क्वेश्चन। रीमन-टीमेन अभिक्रिया 2020 में आ चुके हैं। तो ये 5 अभिक्रिया हैं। अभी और भी हम अभिक्रिया देखेंगे, पहले हम इतनी अभिक्रिया को भी समझ लेते हैं।
क्रम से देख लेते हैं। अब इसमें थोड़ा समझने का कमी रहता है, जब आपको इसको मेन तो आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभिक्रिया में क्या होता है, अभिक्रिया में क्या होता है, दो अभिकारक होते हैं जो क्रिया करके क्या है एक उत्पाद बनाते हैं। ओके, तो इसमें फिक्स रहता है और क्रिया की उपस्थिति में काम करते हैं अभिकारक, ओके, और उत्पाद बनाते हैं। तो फिक्स रहता है कि अगर इस अभिकारक को इससे मिलाया जाता है तो ये उत्पाद बनेगा और इस अभिक्रिया को ये नाम दिया गया है, तो ये फिक्स रहता है। इसलिए आपको थोड़ा सा क्या इसमें एकदम याद करना चाहिए कि अगर मैं पूछूं वुड्स अभिक्रिया तो आपको पता होना चाहिए इससे ये मिलाएंगे तब ये बनेगा। ओके, फिक्स रहता है, आप बना नहीं सकते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा क्या याद करना पड़ेगा, बार बार इसका रिवीजन करना पड़ेगा, थोड़ा याद भी करना पड़ेगा, रटना भी पड़ेगा। ओके, तो वुड्स अभिक्रिया हम सबसे पहले समझ लेते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर उच्च एल्केन प्राप्त होता है, इसे हम क्या है वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। वुड्स अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें आपका क्या लिया जाएगा, इसमें आपका एल्किल हैलाइड लिया जाएगा, एल्किल हैलाइड लिया जाएगा, उसकी क्रिया किससे कराई जाएगी, सोडियम धातु से क्रिया कराई जाएगी। तो क्या, और किसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में कराना है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, उच्च एल्केन प्राप्त होगा। ये हमारी बुश फिटिंग अभिक्रिया कहलाती, मतलब वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। तो अच्छे से आपको तैयार करना है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया अलग है। ओके, ये आपकी वुड्स अभिक्रिया है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। मैं आपसे पेपर में आएगा वुड्स अभिक्रिया का, तो आपको तुरंत मन में याद आना चाहिए कि जब हम क्या सोडियम की क्रिया किसे कराते हैं, एल्किल हैलाइड से कराते हैं, ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, उच्च एल्केन प्राप्त होता है, वुड्स अभिक्रिया कहलाता है। देख सकते हैं RX से आपका क्या है, यहाँ आपका एल्किल हैलाइड है। ओके, इसमें हमें किससे करा रहे हैं, सोडियम से हम इसकी क्रिया करा रहे हैं। ओके, ईथर की उपस्थिति, यहाँ जिसकी उपस्थिति में होता है वो लिखा जाता है, ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है, हमें उच्च एल्केन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ओके, और ये हमारा जिस प्रकार से RR आपका हो जाता है तो एल्केन यहाँ बन जाता है, और यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, NaX। ओके, अब एक से यहाँ जो भी हैलाइड आपका लिया जाएगा वो रहेगा। ओके, तो ये तो एक स्ट्रक्चर था इस अभिक्रिया का। बाकी अगर हम रियल रूप में देखें तो जैसे एथिल ब्रोमाइड तथा सोडियम के ईथर से बने विलयन को गर्म करते हैं तो ब्यूटेन प्राप्त होता है, ये प्रकार। ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी वुड्स अभिक्रिया। तो पेपर में अगर आपका आता है वुड्स अभिक्रिया तो इस प्रकार से आपको बताना है। तो देखिए, पेपर में आपके अगर 4 नंबर क्वेश्चन रहता है और आपसे 4 अभिक्रिया पूछी जाती है, MP बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ कि 4 नंबर का क्वेश्चन आता है अभिक्रिया वाला, 4 अभिक्रिया आपसे पूछी जाती है, इस प्रकार से आपको 4 अभिक्रिया दी जाए मान लीजिए। ओके, तो आपको कितना लिखना है आपको वो सुन लीजिए। तो आपको क्या है, जब 4 नंबर में 4 अभिक्रिया आपसे पूछी जाती हैं तो केवल आपको क्या है समीकरण लिखने हैं। अगर ये वाला इस बार से समीकरण ये आपका केवल समीकरण लिख देते हैं, ये पूरी अभिक्रिया लिख देते हैं तो आपका काम हो जाएगा। तो चारों की जो अभिक्रिया आपसे पूछी जाती है उनका अगर आप अभिक्रिया की इस प्रकार से समीकरण बस लिख देते हैं और उससे नाम भी आपको मेंशन करना है तो आपको क्या 4 नंबर मिल जाएंगे आराम से। लेकिन अगर 4 नंबर क्वेश्चन में आपको केवल 2 अभिक्रिया पूछी जाती है तो फिर आपको पूरा डिटेल से ये पूरी थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी, फिर उसको आपको क्या है ये अभिक्रिया करके भी दिखानी पड़ेगी। ओके, तो आई होप समझ गया कि अगर 2 नंबर में मतलब 4 नंबर में 2 अभिक्रिया पूछी जाती है तो पूरा डिटेल से बताना है, 4 नंबर 4 अभिक्रिया पूछी जाती है तो केवल अभिक्रिया भी लिख देते हैं तो आपका काम हो जाएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम रहता है तो आप डिटेल से अच्छे से आप क्या है 4 के 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आपको फुल मार्क्स तो मिलेंगे ही। तो देख लेते हैं आगे। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेंडमेयर अभिक्रिया। सेंडमेयर अभिक्रिया क्या है, तो सेंडमेयर अभिक्रिया में क्या होता है, जब किसी डाई एंजोनियम लवण के विलयन को क्यूप्रस हैलाइड और उसके संगत हैलोजेन अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तब डाई एंजो समूह या हैलोजेन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाता है और हैलो एरीन बनाता है, इसे हम क्या है सेंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमें लेना है एक आपका डाई एंजोनियम लवण। तो यहाँ हमने देख लिया कि बेंजीन डाई एंजोनियम क्लोराइड से ब्रोमो बेंजीन बनाने वाली हम क्रिया देख रहे हैं। तो यहाँ हमने क्या है बेंजीन डाई एंजोनियम लिया हुआ है, इससे हमें किससे लेना है क्यूप्रस हैलाइड लेना है, तो ये हमने क्यूप्रस हैलाइड ले लिया है। ओके, यहाँ हैलाइड में हमने Br लिया है, ब्रोमाइड लिया है। ओके, तो ये आपको क्या है आपका यहाँ हैलाइड ले लिया है। तो जब हम डाई एंजोनियम लवण की क्रिया आपका क्यूप्रस हैलाइड, ओके, और हमें इसके साथ किससे लेना है, संगत हैलोजन अम्ल लेना है। ओके, तो उसके साथ अगर हम गर्म करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, हमारा डाई एंजोर समूह जो जिसमें बनेगा मेन हमारा हैलो एरीन बनता है। ओके, हैलो एरीन बनता है, तो ये आपका फिक्स रहता है। तो अभिक्रिया किस प्रकार से याद रखनी है, सभी का आपको याद रखें कौन कौन से अभिकारक लेकर किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराएं, कौन सा उत्पाद मिलता है और जो ये पूरी अभिक्रिया होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, ये आपको याद करके रखना है। तो ये आपका हो जाता है सेंडमेयर अभिक्रिया। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए हुंस-डीकर अभिक्रिया। हुंस-डीकर अभिक्रिया में क्या होता है, जब बसीय अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ गर्म किया जाता है तो हैलो एल्केन बनता है, इसे हम क्या हुंस-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। इसे देख लेते हैं। ओके, तो ये आपकी इस प्रकार से आपका अभिक्रिया रहने वाली है, ये आपका उसका स्ट्रक्चर रहने वाला है, मैंने यहाँ क्रिया करके दिखाई गई है। तो यहाँ क्या बताया जाए बसीय अम्ल के सिल्वर लवण, तो कि हमने क्या है AgS बसीय अम्ल का सिल्वर लो रहता है तो बसीय रहता है। ओके, Ag लगा यानी सिल्वर, तो बसीय अम्ल के हम क्या लिया हुआ है सिल्वर लवण लिया हुआ है और इसी किससे करानी, क्लोरीन से कराएं या ब्रोमीन से कराएं। ओके, तो यहाँ हम क्या है ब्रोमीन से क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमको मिलेगा हैलो एल्केन। तो यहाँ हम क्या है हैलो एल्केन प्राप्त हो जाता है। ओके, इस प्रकार से फिर यहाँ आपका वो दिखाया भी गया है। जैसे हम यहाँ
ये लिया गया है आपका C2H5 आपको लिखा हुआ है, एल्केन के स्थान पर हमने C2H5 लिया हुआ है। और बस ये अब आपका बस ये सिल्वर लवण है तो COOAG आपका रहने वाला है। ब्रोमीन से क्रिया करा देते हैं तो हमने क्या देखा यहाँ हेलो एल्केन बनेगा। अब यहाँ हमने क्या लिया था आपका C2H5 लिया था तो वही आपके यहाँ बनने वाला, तो एथिल आपका ब्रोमाइड बन जाता है। एथिल लिया था तो आपका एथिल ब्रोमाइड बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। इसी इसमें तो आपको किस प्रकार से मेहनत करनी है, तो आपको फिक्स याद रखना पड़ेगा, कुछ आप बनावटी तो इसमें कर नहीं सकते हैं। फिक्स आपको रहने वाला है कि इसकी क्रिया से कराते हैं, इसकी उपस्थिति में कराते हैं, ये उत्पाद प्राप्त होता है। ऐसे आपको याद करना पड़ेगा और उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसकी आप एकदम कॉपी में लिस्ट बना लीजिए, नोट्स अच्छे बना के रखिए, प्रॉपर रूप से इसका रिवीजन करते रहिए। लगातार आपको क्या पढ़ते रहना है इस टॉपिक। ये जो 3 चैप्टर हैं, आगे भी 2-3 चैप्टर आएंगे जिसमें अभिक्रिया हैं, सब एक साथ लिख लीजिए और लगातार उनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है। ओके, आपके यहाँ का अभिक्रिया से पूरे पेपर में आपके 10-12 नंबर का आ जाता है। ओके, तो अच्छे से आपको तैयार करके रखनी है सभी अभिक्रियाओं को, और ये आपका प्रैक्टिस पर आएगा। ऐसा नहीं कि एक बार आप पढ़ लेते तो आपका तैयार हो जाएगा, और क्वेश्चन 1-2 बार पढ़ लेते हैं आपका कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अभिक्रियाओं को आपको लगातार तैयार करते रहना पड़ेगा, नहीं तो आप क्या है भूल जाएंगे। अगर आपसे क्या है कुछ दूसरी अभिक्रिया पूछिए, आप दूसरी अभिक्रिया का एग्जांपल देने लगेंगे। ओके, रीमन टीमन अभिक्रिया पूछी तो आप क्या है कॉल्वे अभिक्रिया बताने लगेंगे। हो सकता है कंफ्यूजन हो जाएगी बहुत ज्यादा, क्योंकि कम से कम 20-25-40 अभिक्रिया पढ़ेंगे तो सबका मिक्स होने लगेगा। इसलिए बार बार आपको क्या है बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आगे नेक्स्ट हमारा कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है, इसे समझ लेते हैं। जब प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहल के KOH के साथ गर्म किया जाता है, एल्कोहलीय लिखा हुआ है, एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म किया जाता है तो एल्किल आइसोसाइनाइड यौगिक बनता है, जिसमें तीव्र दुर्गंध होती है। तो अब जो आपको आइसोसाइनाइड होगा उसमें तो दुर्गंध होती है ना, ओके, तो ये आपका बनता है। इसे हम क्या है कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, उदाहरण देख लेते हैं। तो हमें किसमें क्या करना पड़ता है, कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया में प्राथमिक एमीन लेना है। तो प्राथमिक एमीन में हमने क्या है एथिल एमीन ले लिया है, एथिल एमीन ले लिया है। ओके, इसकी क्रिया में क्या है क्लोरोफॉर्म से रहने वाला है, साथ ही हमारा क्या है एल्कोहलीय KOH रहेगा। तो एथिल एमीन को यानी प्राथमिक एमीन की क्रिया जब क्लोरोफॉर्म के साथ और एल्कोहलीय KOH के साथ कराते हैं तो हमारा क्या मिलेगा, हमारा एल्किल आइसोसाइनेट मिलेगा। अब एल्किल में जो भी हम लेंगे, तो हमने एथिल लिया तो एथिल आइसोसाइनेट मिलेगा। ओके, इस प्रकार से तो आपका क्या है आपका एल्केन आइसोसाइनेट मिलेगा, यानी हमने एथिल लिया तो एथिल आइसोसाइनेट हमको मिल जाता है। ये आपकी अभिक्रिया रहती है। तो कार्बोनिल अभिक्रिया में क्या करना पड़ता है, प्राथमिक एमीन की हमें क्या है क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय KOH के साथ क्रिया कराते हैं। ओके, तो हमारा क्या मिल जाता है एल्किल आइसोसाइनेट मिल जाता है। और ये हमारे जो मिलता है यौगिक, ये क्या है हमारा दुर्गंध युक्त रहता है। ओके, कार्बन, इसे ही हम क्या है कार्बन एमीन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रीमन टीमन अभिक्रिया वाला, देख लेते हैं, इसे समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड एग्जाम में, सभी बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, जितनी अभिक्रिया हैं लगभग सभी आ चुकी है। ओके, और इनमें हमेशा क्या रिपीट होती रहती हैं। ओके, तो रीमन टीमन अभिक्रिया क्या है, तो जब हम फिनॉल को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करते हैं तो हमारा आर्थोसैलिसिल्डिहाइड बनता है। इसे रीमन टीमन अभिक्रिया कहते हैं, रीमन टीमन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें हमें क्या करना है, एक फिनॉल लेना है, तो ये हमारा फिनॉल है। तो फिनॉल की जब हम क्रिया किससे हमें कराना है, आपका क्लोरोफॉर्म से कराना है। तो ये हमने क्लोरोफॉर्म ले लिया, तो हमने फिनॉल की क्रिया जब क्लोरोफॉर्म से कराना है और किसके साथ गर्म करना है, एल्कोहलीय KOH, तो एल्कोहलीय KOH ले लिया। जब इनकी क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या मिल जाता है आर्थोसैलिसिल्डिहाइड मिलता है। यहाँ आपका तो आपका यहाँ कौन सा मिलता है, आर्थो आपका सैलिसिल्डिहाइड मिलता है। तो ये आपका कहलाता है रीमन टीमन अभिक्रिया। तो इसमें भी आपका फिक्स है किस किसी क्रिया होनी है, फिनॉल की, क्लोरोफॉर्म की और आपका एल्कोहलीय KOH की। जब किनकी क्रिया होती है तो आर्थोसैलिसिल्डिहाइड मिलता है। इसे हम क्या है रीमन टीमन अभिक्रिया कहते हैं। जितना जितना पेपर में लिखना है, जैसे लिखना है उतना ही फॉर्मेट दिया है, ज्यादा मैंने डिटेल से नहीं लिखा है। जितना आपको पेपर में कॉपी में लिखना है उतना ही मैंने आपको दिया हुआ है। मैं जो मेरा जितना ही मटेरियल रहता है मैं उतना ही आपको बताता हूँ, जिससे आप देखें टू कॉपी भी करें तो आप पेपर में आपको उतना ही लिखना है। ओके, तो समझ लिया होगा। आगे अभी और भी अभिक्रियाएं हैं तो वे भी हम देखेंगे। इससे पहले हम कुछ और जो आपके मेन टॉपिक रहते हैं इस चैप्टर के 2-3 उनको भी हम समझ लेते हैं। तो आपको क्या है, एक तो DDT को समझना है, फिर आपको BSC को समझना है और फ्रियोन को बारे में समझना, फ्रियोन के बारे में समझ लेंगे। तो DDT 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, फ्रियोन के बारे में भी आ चुका है 2020 में। ओके, BSC बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए पहले हम DDT को समझते हैं। DDT क्या है, तो इसका पूरा नाम है आपका डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। याद रखिएगा, ये क्या है आपका क्वेश्चन आ चुका है ओके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव रूम में कि DDT का फुल फॉर्म क्या है, तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ये आपका होता है फुल फॉर्म। ओके, यह है आपका क्लोरोबेंजीन। जब इसकी ये बनता कैसे है, तो जब हम क्या करते हैं क्लोरोबेंजीन को क्लोरर के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में संघनित करके बनाया जाता है। तो क्लोरोबेंजीन और क्लोरा की क्रिया होती है किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो आपका ये क्या बन जाता है, DDT बनता है। ये आपको याद रखना है।
और आपके वस्तुनिष्ठ पूछते हैं सर वस्तुनिष्ठ कहाँ से बनते हैं, तो ये सब आप अभिक्रिया याद कर लेंगे फिर यही आपका आएगा। अभी हमने ऑब्जेक्ट में प्रैक्टिस भी की थी कि यहाँ पर क्या है DDT बनाने के लिए क्लोरोबेंजीन को किस क्लोरर के साथ किसकी उपस्थिति में क्या है बनता है, तो H2 शांत H2SO4 की। तो आपसे ये याद किया होगा तो आपसे बन जाएगा, इस प्रकार से रहता है। आगे हम देख लेते हैं और ये आपकी इस प्रकार से अभिक्रिया दी हुई है, किस प्रकार से आपका बनता है आपका। ओके, तो इसको आपको देख लेना है। अब ये है एक आपका एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, यह पानी में अविलय होता है। ओके, क्योंकि ये क्या है जल के साथ मतलब जल में क्या है बॉन्ड नहीं बना पाता, कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता, इसलिए क्या है जल में अविलय रहता है, किंतु अनेक कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। यह एक प्रबल कीटनाशी है। अभी हमने पढ़ा भी सबसे शुरू अतिलघुत्री पढ़ा था DDT का उपयोग, तो ये कीटनाशक के रूप में किया जाता है मच्छरों के लिए, परंतु गर्म रक्त वाले जंतुओं के लिए क्या है कम विषैला होता है। ओके, ये आपका दिया हुआ है। आइए आप समझ गए, जितना आपको तैयार करके रखना है इतना आपका DDT के बारे में आपको याद करके रखना है। पेपर में अगर टिप्पणी आती है पूछे जाता है तो इतना आपको बता देना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं BSc। तो पहले BSc क्या है, इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड को आपको क्या है BSc कहते हैं, तैयार रखिएगा। तो इसके जो आपके BSc के कई सारे नाम हैं तो वो आपको याद रखना है। तो एक तो क्या है 666 कहा जाता है। ओके, क्योंकि इसमें देखिए जो आपका BSc है इसमें आपके 6 कार्बन होते हैं, 6 हाइड्रोजन होते हैं, 6 क्लोरीन के आपके परमाणु होते हैं, इसलिए इसे क्या है 666 भी कहा जाता है। साथ ही इसे क्या कहा जाता है, साथ ही इसे दोस्तों गैमेक्सिन भी कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अब ये कैसे बनता है BSc से देख लेते हैं। तो यह सूर्य के प्रकाश में बेंजीन पर क्लोरीन के आधिक्य की क्रिया से बनाया जाता है। जब हम बेंजीन लेते हैं तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या है C6H6। ओके, तो जब बेंजीन की क्रिया हम क्या है क्लोरीन से कराते हैं, और क्लोरीन भी कैसी होनी, अधिक होनी, मतलब क्लोरीन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, क्लोरीन की मात्रा, इसलिए 3 लगा हुआ, देखो 3 मतलब 3 गुना लिया गया है क्लोरीन। तो जब हम बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं, क्लोरीन की आधिक्य से कराते हैं, मतलब ज्यादा क्लोरीन लेना पड़ता है, और किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड बन जाता है। ओके, सिंपल है। देखिए आपके यहाँ आपके हाइड्रोजन तो 6 ही हैं आपके, साथ ही आपके कार्बन भी 6 हैं, बस यहाँ भी आपके क्लोरीन भी से 6 मिल जाते हैं, तो इसे आपका है बेंजीन हेक्साक्लोराइड बन जाता है। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, इसकी अभिक्रिया भी है। ओके, इसमें क्या है 8 त्रिविम समावेती में वायु समावेती प्रबल कीटनाशी होता है, यह DDT से अधिक क्रियाशील होता है। और ये जगह है, अब ये भी क्या है आपका जो क्रियाशील की बात करें तो ये DDT से ज्यादा अधिक क्रियाशील है। यह एक रंगहीन क्रिस्टीय ठोस होता है, यह क्षार के साथ अपघटित हो जाता है। ये हो जाता है आपका BSc। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हम देख लेते हैं फियोन गैस के बारे में। ओके, ये फियोन वाला जो टॉपिक भी आ चुका है आपका बोर्ड एग्जाम में, टिप्पणी लिखने के लिए कहा जाता है, उसके किसी अब फियोन लिख दिया, फियोन गैस के बारे में जितना भी नॉलेज है बताओ, ऐसा हो जाता है। ओके, इसलिए आपको तैयार होना चाहिए। फियोन गैस के बारे में देख लेते हैं। तो फियोन आपके क्या है, किस प्रकार से होता है, इसे देख लेते हैं। मेथन और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न को आप फ्रियोन कहते हैं। ओके, फ्लोरो कार्बन जो होता है इसे ही हम फ्रियोन कहते हैं। ओके, इसके ये इस टाइप के होते हैं। इसका मेन फॉर्मूला आपका ये दिया हुआ है, इसको आपको याद रख करके रखना है। ओके, ये आपका फ्रियोन का आपका फॉर्मूला हो जाता है। इसके बाद है आपका ये आपका रंगहीन होता है, अज्वलनशील होता है, निम्न क्वथनांक वाले द्रव है, ये 550 डिग्री सेल्सियस तक स्थायी होता है। सबसे महत्वपूर्ण जो फ्रियोन होता है, कई प्रकार के मतलब फ्रियोन होते हैं, टाइप होते हैं, जैसे सबसे महत्वपूर्ण जो आपका फ्रियोन है वो आपका ये है CF2Cl2 के। ओके, जो समान रूप से फ्रियोन 12 के नाम से जाना जाता है। एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड को SbCl5 की उपस्थिति में गर्म करने से बनता है। इसकी बनाना कैसे है, इसकी अभिक्रिया कहते हैं। तो जब हम क्या है एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड को, ये आपका दिया हुआ है एंटीमनी, Sb आपका एंटीमनी। ओके, तो जब एंटीमनी आपका ट्राइफ्लोराइड, देखो 3 आपके लिया हुआ है फ्लोराइड। ओके, तो एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड की हम क्या है किससे क्रिया कराते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड से क्रिया कराते हैं, तब हमारा क्या बन जाता है, हमारा फ्रियोन बनता है। ये आपकी बनने की क्रिया हो जाती है। फ्रियोन समानता परिस्थिति में गैस के रूप में होती है, जिसका जो क्वथनांक होता है -29.8 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, 39.8 डिग्री होता है, और यह एक सरलता से द्रवित हो जाता है। इसका उपयोग क्या है प्रशीतक के रूप में किया जाए, ये मैन है एयर कंडीशनर के रूप में किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में ठंडक प्रदान करने के लिए किया जाता है, मतलब फ्रिज में किस गैस का प्रयोग किया जाता है ठंडा बना रहने के लिए, फ्रियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। AC में भी यही होता है। ओके, इसके अतिरिक्त फ्रियोन का उपयोग प्रसाधन यानी मेकअप वगैरह के जो सामान होते हैं, परफ्यूम है आपका, एरोसोल स्प्रे आदि में क्या है दुर्गंधनाशी पदार्थों एवं औषधियों में क्या है आग बुझाने के लिए उपकरणों में भी किया जाता है। ये ओजोन परत का अपक्षय कर देती है। ये पॉइंट आपको याद रखना कि ये क्या है जो फियोन गैस है ये ओजोन परत के लिए क्या है हानिकारक गैस है। पृथ्वी की ऊपरी जो वायुमंडल में विद्यमान ओजोन परत सूर्य से हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखकर पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती। ये क्या है ओजोन की खासियत है। ओजोन की वो महत्वपूर्ण हमारे लिए कि जो सूर्य से हानिकारक जो गैस निकलती है किरणें वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, जिससे हम क्या बचे रहते हैं। अगर वो आ जाएगी तो हमें क्या है बहुत सारे चर्म रोग और भी बहुत सारे रोग हो सकते हैं। तो ये हमें क्या है ओजोन परत बचाती है। लेकिन जो फियोन गैस है ये ओजोन परत को क्या है नष्ट कर रही है।
फ्रियोन काफी स्थायी पदार्थ होते हैं और इनका जीवन काल बहुत लंबा होता है। ये फ्रियोन गैस के बारे में पूरी इसके क्या है बताया गया, पूरा फ्रियोन गैस का पूरा परिचय दिया है, किस प्रकार से बनता है, इसके क्या क्या उपयोग है, पूरा इसमें आपको बताया गया। तो तैयार करके रखना क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, कंप्लीट हुआ। तो आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्लास 12 केमिस्ट्री सब्जेक्ट की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर नोट्स लेना चाहते हैं, ओके, हैंड रिटन प्रॉपर नोट्स लेना चाहते हैं, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहते हैं, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर चाहते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, सब कुछ मटेरियल एक साथ चाहते हैं, प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम की टॉपर बनना चाहते हैं, अनुराग सारी क्लासेस की क्लास 12 केमिस्ट्री के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और नाम मात्र की फीस पर, जितना आपका रिचार्ज होता है उससे भी बहुत ज्यादा कम फीस पर आपको कोर्स मिल जाएगा। पूरा कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जाकर ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे मैंने आपको बताया कि कुछ और अभिक्रियाएं हैं, उन्हें भी हम समझ लेते हैं। तो आगे दोस्तों हमारी जो और आपकी वस्तुएं अभिक्रियाएं वो आपकी ये दी हुई है 5, मतलब 5 5 10 तो अभिक्रियाएं आपकी हो ही जाती हैं आपको तैयार करके रखने चैप्टर से। तो कौन कौन सी है आपकी हेलो फॉर्म है, अब हेलो फॉर्म अभिक्रिया है आपकी, हेलो फॉर्म के अंदर बहुत सारी आ जाती है, इसमें आपका आयोडो फॉर्म इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, फिर आपका फीडर क्राफ्ट अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम 2019 में आ चुका है। फिर वुड्स फिटिंग अभिक्रिया 2022 में क्वेश्चन आ जाए, 2024 में आ चुका है। वुड्स अभिक्रिया अलग है और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया अलग है। ओके, कंफ्यूजन नहीं होना, याद रखिए अलग से। मैं आपको पहले भी वुड्स अभिक्रिया बता चुका हूँ, अब हम देखेंगे वुड्स फिटिंग अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम 2022 में आ चुका है, 24 में आ चुका है। और फ्रैकलैंड अभिक्रिया है और फिटिंग अभिक्रिया है। चलिए देख लेते हैं। फिटिंग अभिक्रिया भी आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, सभी आ चुके हैं लगभग क्वेश्चन। ओके, और अब क्या होता है लगभग सभी पेपर में आ चुके हैं, तो क्वेश्चन क्या है रिपीट होते रहते हैं अभिक्रिया वाले। ओके, तैयार का इतना आपको रखना है जरूर, यहाँ से आपके नंबर फिक्स हो जाएंगे। ओके जी, ये मेन टॉपिक है जी, जिन जहाँ अधिकतम विद्यार्थियों के नंबर कटते हैं केमिस्ट्री में। ओके, थ्योरी वाले सबको याद कर लेता है, यहाँ होता है याद करने वाला मेन। ओके, काम तो ये आपको मेहनत में जरूर ज्यादा करनी है अगर आपको फुल स्कोर करना चाहते हैं। चलिए हम देख लेते हैं, पहले हम देख लेते हैं हेलो फॉर्म अभिक्रिया क्या है। तो हेलो फॉर्म अभिक्रिया क्या है, एसिटिल भाग युक्त, एसिटिल भाग युक्त जो ये होता है CH3CO के कार्बोनिल यौगिक को जब हेलोजन के क्षारीय विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो हेलो फॉर्म यौगिक बनता है, इसे हम क्या है हेलो फॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। ओके, ये आपका हो जाता। उदाहरण के लिए हम क्या है, अब पेपर में हो सकता है हेलो फॉर्म ना के आयोडो फॉर्म आ जाए, तो आपको हेलो फॉर्म में आपको क्या है आयोडो फॉर्म आ सकता है। तो आयोडो फॉर्म अभिक्रिया क्या है, एसीटोन को आयोडीन की क्षारीय विलयन के साथ गर्म किया जाता है तब आयोडो फॉर्म बनता है, इसे आयोडो फॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। ये आपका दिया हुआ है, इसमें हमने क्या क्या लिया है, एसीटोन लिया हुआ है, इसकी क्रिया कैसे करा दी है और इसकी क्रिया में क्या करना है, एसीटोन की क्रिया आयोडीन से कराई और किसी क्षारीय विलयन की इसके साथ गर्म किया जाता है तब हमारा क्या बन जाता है, आयोडो फॉर्म बन जाता है। ओके, तब हमारा आयोडो फॉर्म बनता है और ये हमारी आयोडो फॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। एक काम और जो मैंने अभी इनमें नहीं किया है, जैसे जो आपकी ये नाम लिखे हुए इनके किसका मतलब है, जैसे ये किसका फॉर्मूला है एसीटोन का, तो यहाँ कोष्टक में एसीटोन लिखना है। ये I2 के लिखा है, मतलब किसके लिए लिखा है मैंने, आयोडीन के लिखा है तो आयोडीन लिखना है। यहाँ ओके आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख देना है। इस प्रकार से नाम जरूर अंकित करिएगा, नहीं तो फिर नंबर कर सकते हो। तो मैंने ये बहुत जगह कम किया है, जैसे इस वाले में देखिए लिखा हुआ है, इस वाले में देखिए लिखा हुआ है, इस प्रकार से आपको लिखना कि ये किसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, वो जरूर आपको बताना जब भी आप अभिक्रिया लिखें, नहीं तो नंबर कटने के चांस रहते हैं। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी है फीडर क्लॉफ्ट अभिक्रिया। तो फीडर क्लॉफ्ट अभिक्रिया ये आपकी फीडर क्लॉफ्ट अभिक्रिया दी हुई है कि बेंजीन की क्रिया किससे करानी है, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो बेंजीन आपका एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है, इसे हम क्या है फीडर क्लॉफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। समझ लेते हैं फीडर क्लॉफ्ट अभिक्रिया में क्या करना है, हमको लेना है दोस्तों इसमें बेंजीन। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, C6H6 होता है बेंजीन का फॉर्मूला। तो बेंजीन को लेना है हमको और बेंजीन की क्रिया किससे करानी है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। यहाँ जो जिसकी उपस्थिति रहती है उसको हम यहाँ लिखते हुए, इसकी उपस्थिति में किससे में क्रिया करानी है, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड जैसे हमने यहाँ CH3 ले लिया एल्किल में। ओके, तो एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो हमारा क्या प्राप्त हो जाता है, तो हमको मिलता है आपका एल्किल बेंजीन मिलता है। तो यहाँ हमको एल्किल बेंजीन, अब जो भी हम एल्किल लेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा बन जाएगा। तो ये हमने ये लिया था CH3, ओके, हमने लिया हुआ है एथिन लिया हुआ, तो हमारा यहाँ क्या टाइलुइन बन जाता है। ओके, तो यहाँ एल्किल बेंजीन बन जाता है। तो ये आपको याद रखना है, क्या क्या आपको तैयार करना है कि बेंजीन आपकी क्या हो जाती है फीडर क्लॉफ्ट अभिक्रिया, कि जब हम बेंजीन की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति मतलब निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो हमारा क्या मिलता है, एल्किल हमको बेंजीन प्राप्त होता है, इसे हम फीडर क्लॉफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल इस प्रकार से आपको तैयार कर लेना है। आगे हम देख लेते हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो वुड्स अभिक्रिया अलग है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया अलग है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं वुड्स में आपको बता चुका हूँ वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग हम देख लेते हैं। तो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, ईथर की उपस्थिति में मतलब ईथर उपस्थित रहता है, हेलो एल्केन को हेलो एरिन के साथ सोडियम धातु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो हमें क्या है एल्किल बेंजीन व्युत्पन्न यौगिक बनता है, इसे हम क्या है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। क्या क्या लेना है हमको, एक तो हमको लेना है यहाँ हेलो एल्केन और को हेलो एरिन के साथ गर्म करना है सोडियम की उपस्थिति मतलब सोडियम के साथ, और किसकी उपस्थिति में ईथर के साथ। तो ये हमने देख लेते हैं।
तो देख लेते हैं, हम यहाँ हेलो एल्केन लिया है, हेलो एरीन लिया हुआ, सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं, ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमको देखिए एल्किल बेंजीन मिल जाता है। ओके, जहाँ जो भी आप लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका बनता है। तो अब ये हम जो चीज सब लिए हैं इससे हमारा टाइलुनिया बना, तो ये आपको इसको तैयार कर लेंगे सभी क्रिया को, ये ओके कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों, जैसा मैंने लिखा है सेम आपको बोर्ड एग्जाम में, अगर आपका बोर्ड स्फटिक अभिक्रिया इतना आपको लिखना है उसके बारे में, और से और अगर 4 नंबर क्वेश्चन में 4 अभिक्रिया पूछी जाती है तो फिर केवल आपको अभिक्रिया इतना बस आपको बता देनी है। ये हिंदी लिखने की आवश्यकता नहीं, मतलब ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि अभिक्रिया से काम चल जाएगा। लेकिन अगर 4 नंबर 2 का पूछ रहे तो डिटेल से आप बता सकते हैं, लेकिन टाइम रहता है तो कोशिश करिए कि कोई भी अभिक्रिया बताना तो उसकी थ्योरी भी लिखिए थोड़ा, ओके, और फिर उसके बारे में आप उसी अभिक्रिया को बता दीजिए। ओके, नेक्स्ट आपको तय करना है फ्रैकलैंड अभिक्रिया। फ्रैकलैंड अभिक्रिया क्या है? जब हेलो एल्केन को जिंक चूर्ण के साथ एल्कोहल में अभिकृत किया जाता है तब आपका एल्केन बनता है, इसे हम फ्रैकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। हेल क्या लेना है हमको? हेलो एल्केन लेना है, तो हमने यहाँ हेलो एल्केन ले लिया है। जिंक के चूर्ण के साथ क्या करना, आपको क्रिया करानी है और एल्कोहल की उपस्थिति में, एल्कोहल से अभिकृत करा है, एल्कोहल भी मतलब क्रिया रहेगा। तो 3 चीज रहेंगी, आपका हेलो एल्केन रहेगा, जिंक रहेगा और आपका एल्कोहल रहेगा। इनकी उपस्थिति हम क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है? एल्केन बनता है। ये आपका क्या है? ब्यूटेन बना तो एल्केन बना, जो भी आप लेंगे उसके अकॉर्डिंग बनता है आपको। ओके, तो ये आपका यहाँ एल्केन बनता है, तो ये आपकी जो अभिक्रिया है ये फ्रैकलैंड अभिक्रिया कहलाती है। तैयार कर लीजिएगा, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारी फिटिंग अभिक्रिया। तो फिटिंग अभिक्रिया है ईथर की उपस्थिति में हेलो एरीन को सोडियम के साथ गर्म किया जाता है तो डाइफेनिल बनता है, इसे हम क्या है? फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। फिटिंग अभिक्रिया में आपका रहता है ईथर की उपस्थिति रहती है और आपको हेलो एरीन की क्रिया कैसे करानी है? आपको सोडियम के साथ करानी है, तो आपका डाइफेनिल आपका यहाँ बन जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 2019 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, 2023 की बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे बन जाता है कि एल्किल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है, इसकी क्रिया विधि लिखिए। या क्वेश्चन आ सकता है SN1 अभिक्रिया क्या है, SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि लिखिए। इस प्रकार से ओके, क्रम से आपको क्या है बताना है कि पहले आपको बतानी प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो एल्किल हैलाइड के हैलोजन परमाणु का अन्य नाभिक स्नेही से प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन आपका नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ओके, समझ लेते हैं इसमें क्या होता है आपका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आपको किसमें रहता है आपका कि हमारा क्या रहेगा, एक आपका रहेगा एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड ले लेते हैं हम। तो एल्किल हैलाइड में क्या होता है? एल्किल हैलाइड में ये अधिक ऋण विद्युतीय है आपका हैलाइड वाला समूह के, हेलोजन जो समूह है आपका ये आपका अधिक ऋण विद्युतीय है, कम ऋण विद्युतीय है, तो इसमें आंशिक आपका क्या आ जाएगा? ऋणावेश आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है इसका। ओके, और इसमें आंशिक आपका धनावेश इस प्रकार से आ जाता है, इस प्रकार से रहता है आपका। जब भी कोई इसके साथ कौन सा आ जाता है आपका? नाभिक स्नेही वाला आता है। ओके, तो इसे यहाँ नाभिक स्नेही या OS लिया गया है, तो नाभिक स्नेही आपका। ओके, जब ये आपका आ जाता है तो ये क्या कर देता है? यहाँ से इसको प्रतिस्थापित करके स्वयं बैठ जाता है। ओके, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? आपका ROH हो जाएगा, और जो हैलाइड है आपका, हेलोजन है आपका, वो आपके अलग हो जाता है। ओके, तो ये आपकी रहती है। इसमें हमारा क्या होगा? इसमें अलग दूसरा जो नाभिक स्नेही आया उसने क्या कर दिया है? इस पूरे आपके एल्किल हैलाइड में से आपका हेलोजन को हटाकर क्या है? खुद बैठ गया है। ओके, तो ये आपकी पूरी जो अभिक्रिया रहती है आपके प्रतिस्थापन, आपकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। बिल्कुल सिंपल इजी लैंग्वेज दिया है। जो मटेरियल लिखा हुआ है ये नोट्स नहीं है, ये आपको पूरा जितना आपको पेपर में लिखना है, पेपर में जितना आपको लिखना है देखिए उतना कंटेंट दिया हुआ है, कुछ ज्यादा डिटेल से नहीं, कितना सा दिया हुआ। ओके, पेपर में इतना ही आपको लिखना, क्योंकि पेपर में जितना लिखना है इसी हिसाब से मैंने आपको बता रहा हूँ। बाकी अब नोट्स लेंगे तो प्रॉपर उसमें एक लाइन डिटेल से लिखिए कि पढ़ते ही आपको सब कुछ समझ में आएगा, कि केमिस्ट्री भी आपको हिंदी की तरह बिल्कुल इजी लगने लगेगी। ओके, तो इसमें देख लेते हैं हम। तो वही में बताया जा रहा है कि एल्किल हैलाइड है, ये आपका एल्किल हैलाइड हो जाता है। एल्किल हैलाइड में जब कोई भी के हेलोजन परमाणु का अन्य नाभिक स्नेही के से प्रतिस्थापन हो जाता है, हेलोजन जो परमाणु प्रतिस्थापन हो जाता है किसके से? नाभिक अन्य दूसरे नाभिक स्नेही से। ओके, तब हमारा क्या कहलाती है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये आपका दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल इस प्रकार से आपको लिखना है, एक लाइन में बताया गया है। जहां आपका X हेलोजन है जो नाभिक स्नेही OH आता है उसके द्वारा क्या है? प्रतिस्थापित हो रहा है। ओके, और जो आपकी जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ये 2 विधियों से संपन्न होती है। यह अभिक्रिया 2 क्रिया विधियों द्वारा संपन्न होती है। एक तो होती है आपका एक अणु क्रिया विधि जिसे हम SN1 अभिक्रिया कहते हैं, और दूसरा है आपका द्विक अणु अभिक्रिया जिसे SN2 क्रिया विधि कहते हैं। तो ये आपके एक 2 लाइन में बिल्कुल समझाएंगे अच्छे कम शब्दों में। ओके, देखिए जो SN1 अभिक्रिया है इसमें क्या है? 2 पदों में संपन्न होती है, ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है। SN1 अभिक्रिया हमेशा 2 पदों में संपन्न होती है, जबकि SN2 अभिक्रिया 1 पद में संपन्न होती है। तो जो SN1 अभिक्रिया है 2 पदों में संपन्न होती है। प्रथम चरण में क्या बनता है आपका? विषमांगी विदलन मंद पर द्वारा कार्बोकैटायन बनता है। पहले चरण में हमेशा क्या है? आपका कैटायन बनेगा, और दूसरे चरण में नाभिक स्नेही OH आयन तीव्र पद द्वारा कार्बोकैटायन से आपका सहयोग होता है। 2 पद होते हैं, जिसमें पहला पद होता है आपका, मतलब पहला जो चरण होता है वो क्या है? बहुत ज्यादा मंद होता है, लेकिन जब दूसरा वाला हो जाए वो तुरंत इतना ज्यादा तीव्र होता है कि तुरंत तत्काल जैसे ही आपका ये बनता है
दूसरा है आपका नाभिक स्नेही OH बनता है जो आपका, वो आयन तीव्र गति से कार्बोकैटायन बना लेता है। देखिए यहाँ हमने लिया, अभिक्रिया होती है पहले पद में, यहाँ पर क्या बना, ये प्लस चिन्ह लगा, यानी कि आपको क्या है धनात्मक कार्बोकैटायन बनता है। जैसे ही आपका ये ओके, और ये आपका जो कार्बोकैटायन बनता है ये तुरंत ही नाभिक स्नेही से क्रिया करके तीव्र गति से बहुत ज्यादा क्रिया करके आपका बन जाता है। ओके, तो ये आपका हो जाता है आपका नाभिक स्नेही में आपका SN1 अभिक्रिया। फिर आपका SN2 अभिक्रिया देख लेते हैं, ये एक पद में संपन्न हो जाती है और नाभिक स्नेही हैलाइड के विपरीत दिशा में आक्रमण कर अस्थायी संकुल बना लेती है, जिसे क्या है हैलाइड पृथक हो जाता है। तो ये आपकी दी हुई है आपकी SN2 अभिक्रिया। तैयार कर लीजिएगा, पेपर में अगर क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है तो आपके रिपीट हो सकते हैं, तो इतना केवल आपको लिखना है। ओके, डिटेल से समझना चाहते हैं तो आप प्रॉपर रूप से नोट्स लेकर आप क्या है तैयारी कर सकते हो। अब देख लेते हैं हम विलोपन अभिक्रिया, ये भी बोर्ड एग्जाम 19 में आ चुका है तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए। विलोपन अभिक्रिया क्या है, इससे संबंधित सेंट जेब का नियम का उल्लेख कीजिए। तो देख लेते हैं विलोपन अभिक्रिया है, तो जब किसी एक अणु से 2 परमाणु या समूह निष्कासित हो जाते हैं तो यह क्या है अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। विलोपन अभिक्रिया विलोपित हो जाना, विलोपित यानी कोई भी अणु से जब क्या है 2 परमाणु या समूह निष्कासित यानी गायब हो जाते हैं, विलोपित हो जाते हैं। अब यहाँ गायब नहीं होते यानी निष्कासित कर दिया, बाहर निकाल दिया जाता है उन्हें। ओके, तो वो आपके यहाँ विलोपन अभिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए एल्किल हैलाइड से आपका एल्किन बनना, ये आपका दिया हुआ है। ओके, इसमें क्या आपका एक अणु है, इसमें से यहाँ हम देखते हैं। ओके, तो इस अणु से हम देखते हैं तो देखिए आपके यहाँ क्लोरीन निकल गया, क्लोरीन ने किससे क्रिया करी, पोटेशियम से क्रिया करी तो KCl बना लिया, और साथ ही यहाँ CH3 से एक H बाहर निकल गया तो यहाँ OH बचता है, तो OH ने क्या है H2O बना लिया। तो यहाँ देखिए 2 अणु इससे बाहर निकल गए हैं, तो ये आपका विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। जब भी कोई अणु से क्या है 2 परमाणु या समूह निष्कासित हो जाता है तो आपका विलोपन अभिक्रिया कहलाता है। तो ये आपका दिया हुआ है। इससे हमने देखा कि यहाँ देखिए क्लोरीन गायब हो गया, क्लोरीन ने क्या है पोटेशियम के साथ KCl बना लिया है, साथ ही इससे हाइड्रोजन गायब होकर क्या है जल बन गया। ओके, OH बना था, एक और H मिल गया तो इसे जल निकल के बन के निकल गया। ओके, तो हमने देखा इस वाले से 2 आपके किस प्रकार से परमाणु निकल गए, तो ये आपकी विलोपन अभिक्रिया कहलाती है। अब सेंट जेब का नियम देख लेते हैं। सेंट जेब का नियम कहता है कि विलोपन अभिक्रिया में जो आपका में बीटा कार्बन परमाणु होता है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु होता है का आपका विलोपन होता है, जो सबसे कम हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है उसी का विलोपन होगा। अर्थात मुख्य उत्पाद अधिकतम प्रतिस्थापित एल्कीन होता है। उदाहरण के लिए 2-क्लोरो से ब्यूटेन में विलोपन द्वारा मुख्य उत्पाद ब्यूटुइन प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। तो सेंट जेब का नियम दोस्तों आप समझ गए होंगे कि विलोपन अभिक्रिया में बीटा जो कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन होता है, तो जो सबसे कम हाइड्रोजन परमाणु जिससे जुड़ा होता है उसी का विलोपन होता है। ये इसका एग्जांपल दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा विलोपन अभिक्रिया और सेंट जेब का नियम। आगे नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर। ओके, तो आपको क्या है SN1 और SN2 की क्रिया विधि में आपको समझा चुका, वो तैयार कर लेना है, और SN1 SN2 अभिक्रिया में अंतर तैयार कर लीजिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये क्या है आपके त्रैमासिक अर्धवार्षिक में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में अभी तक नहीं आया है। ओके, तो एक बार अच्छे से तैयार कर रखिए, बहुत हाई चांसेस के आने के। तो SN1 अभिक्रिया होती है वो आपके है 2 पदों में संपन्न होती है। मैं समझा चुका हूँ कि SN1 अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है, SN2 अभिक्रिया 1 पद में संपन्न होती है। SN1 अभिक्रिया में क्या है एक अणु या प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, जबकि ये क्या है SN2 अभिक्रिया द्वितीय अणु अर्थात द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। क्योंकि SN1 अभिक्रिया में क्या होता है, भले ये 2 पद में होती है लेकिन शुरुआती में एक अणु भाग लेता है, इसलिए क्या है एक अणु की अभिक्रिया है, जबकि इसमें क्या है SN2 अभिक्रिया में 2 अणु भाग लेते हैं एक साथ, इसलिए आपकी ये आपकी द्वितीय अणु अभिक्रिया है। SN1 अभिक्रिया इसमें कहा कार्बोनियम आयन बनता है, जबकि क्या है SN2 अभिक्रिया में कार्बोनियम आयन नहीं बनता है। SN1 अभिक्रिया में आयनिक होने के कारण ये तीव्र वेग से संपन्न होती है, जबकि SN2 अभिक्रिया क्या है अपेक्षाकृत मंद गति से संपन्न होती है। और क्रियाशीलता का क्रम ये दिया हुआ तो इसे आपको तैयार करना है, और इसकी क्रियाशीलता का ये है। ओके, इसमें हमने देखा कि जो इसमें जो 3 डिग्री है या ये CH3 है उसमें क्या है वो सबसे कम है, जबकि यहाँ क्या है CH3X है जो वो सबसे ज़्यादा है। ओके, इसके बाद इसकी गति विलायक के व्यवहार से अधिक प्रभावित होती है, किसकी SN1 अभिक्रिया की, जबकि SN2 अभिक्रिया की विलायक की प्रकृति पर बहुत कम आश्रित रहती है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है सभी आपको कवर करा दिए। लगभग आपके जो आपको मैंने पढ़ना है वो मैंने पूरा आपको बता दिया। इतना आपको तैयार कर लेते तो पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जो मैं आपको समझाने का प्रयास किया समझ में आया कि नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।